बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर 1 के अंदर सेल मेम्ब्रेन तक कवर कर लिया था। आज जो नेक्स्ट है वो साइटोप्लाज्म से हम स्टार्ट करने लगे हैं। डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक्वस फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक्वस फ्लूइड होता है। एक्वस का मतलब होता है वाटरी। एक्वस मीन वाटरी। तो ये एक वाटरी फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आ रहा होता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये लाइक एक सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो सारा पोर्शन होता है, ये सारा का सारा लिक्विड होता है और इसी लिक्विड पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड या वाटरी या एक्वस। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज़ का बना होता है? जैसे कि ये एक्वस वाटरी है तो इसके अंदर 90% वाटर ही होता है। इसके अंदर 90% वाटर होता है और उसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व मटेरियल्स होते हैं या सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं। और वो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, आइंस हैं, ग्लूकोज है जिसको हम शुगर कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, इसके अंदर कार्ब्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हुई होती हैं, डिज़ोल्व हुई होती हैं। सस्पेंडेड का मतलब ये है कि उसके अंदर तैर रही होती हैं। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो इसके अंदर हम ऑर्गेनेलीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन तो ये है मीडियम फॉर वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरा क्या काम होता है? स्टोर फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स। फूड के साथ साथ वेस्ट मटेरियल्स को भी ये स्टोर कर रहा होता है। तो वेस्ट मटेरियल वक्ती तौर पर तो स्टोर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको रिमूव भी कर दिया जाता है और साथ में फूड को भी स्टोर किया जाता है। उसके बाद है साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बहुत सारे इसके अंदर रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेसेस या बायोकेमिकल रिएक्शन उनको कहा जाता है। अब जैसे मैं चंद एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस या ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, राइबोसोम्स कर रहे होते हैं, तो ये भी इसके अंदर हो रहा होता है। तो इस तरह के कई सारे रिएक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं स्टूडेंट्स? राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। टिनी होती हैं और ग्रैनुलर होती हैं। फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। ये दोनों के अंदर होती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती हैं और यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। होती क्या हैं? ये छोटी छोटी सी होती हैं, टाइनी होती हैं और ग्रैनुलर होती हैं। ग्रैनुलर मीन्स के ये दानेदार होती हैं। यहाँ पे तो ये बड़ी दिखाई गई हैं, लेकिन अगर हम एक सेल की बात करें, एक सेल की, उसके अंदर एक छोटे छोटे से इस तरह से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती हैं। उनको हम जो है वो राइबोसोम्स का नाम देते हैं। डिस्कवरी किसने की थी इसकी? जॉर्ज एमएल पैलेट। 1955 में एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी, पैलेट ने। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए इसको याद रखना है। अकरेंस, ये कहाँ पे मौजूद होती है सेल के अंदर? दो तरह से ये एग्जिस्ट कर रही होती है। फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री मूव कर रही होती, फ्लोट कर रही होगी, या फिर एक स्ट्रक्चर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ इसकी अटैचमेंट हुई होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी यही है। असल में वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन चूंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इस वजह से हम उसकी अपीयरेंस रफ नज़र आती है, या हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह से इसकी अकरेंस होती है। कंपोजिशन क्या होती है इसकी, किस चीज़ की बनी होती है? कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। मेजर पोर्शन इसके अंदर प्रोटीन का होता है और थोड़ी सी अमाउंट इसके अंदर आरएनए भी होती है, जैसे उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये लिखा हुआ है ना, आरएनए। आर छोटे आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये छोटे छोटे से
ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इस वजह से इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये डेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है, दो सब यूनिट्स से ये बनी होती है, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट्स होता है। दोनों जब कंबाइन होते हैं कंप्लीट राइबोसोम बनता है। बेसिकली जब ये फंक्शन नहीं करना होता तो उस वक्त ये दो यूनिट्स सेपरेट होते हैं। अब ये देखें, ये लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है, लेकिन जब ये फंक्शन नहीं करे होते तो ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। लेकिन जब इन्होंने फंक्शन करना होता है तो ये एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मिलकर एक कंप्लीट राइबोसोम जो है वो उसको बना देते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। आरएनए की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, इसमें मेजर टाइप्स राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। इसलिए हम इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये खुद भी प्रोटीन की बनी होती हैं और इनका काम भी प्रोटीन को बनाना होता है। तो प्रोटीन को बनाना होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से आपने याद रखना है कि हम इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। तो यहाँ पे मैं 3 तरह के आरएनएस लिख देता हूँ। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि तीनों प्रोटीन बनाने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, और एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये तीनों आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका फंक्शन किस तरह से हो रहा होता है। अब ये फंक्शन नहीं करे तो ये सेपरेट हैं ये यूनिट्स, जब इन्होंने फंक्शन करना है तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। यहाँ पर ये लार्जर और सब स्मॉलर यूनिट्स के बीच में एक छोटी सी आपको चेन नज़र आ रही है, इस चेन को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बेसिकली मैसेज अपने पास रखता है। क्या रखता है अपने पास, मैसेज। किस चीज़ का मैसेज होता है, प्रोटीन को बनाने का, प्रोटीन को बनाने का, कि उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी क्या सीक्वेंस होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जितने भी छोटे छोटे आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स, ये अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सो इस मैसेंजर आरएनए के ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मैसेज छुपा होता है जो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। तो इन प्रोटीन्स के अंदर ये जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, ये किस तरह से लगाने हैं, इसकी क्या तरतीब होती है, ये हमें असल में मैसेंजर आरएनए बता रहा होता है। तो इस तरह से ये मैसेज लेकर आता है, यहाँ पे इस मैसेज को रीड किया जाता है, इस जगह पर इस मैसेज को रीड किया जाता है। फिर उस मैसेज को रीड करने के बाद यहाँ पे इस प्रोटीन को बनाया जाता है। तो ये आपको ब्लू कलर में जो चेन नज़र आ रही है, ये असल में प्रोटीन है। तो इस मैसेज को रीड करके यहाँ पे इस प्रोटीन को जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये होता है राइबोसोम्स का फंक्शन, और इस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है मैसेज को लेकर आना, और ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को कैरी करना, ट्रांसफ़र करना, और राइबोसोमल आरएनए का काम होता है यहाँ पे इसकी सिंथेसिस करवाना। तो तीनों आरएनए यहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म कह लें, और रेटिक्यूलम कहते हैं हम नेटवर्क को, नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स और चैनल्स, जिसको हम फ्लैटेंड सैक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनका असल नाम होता है सिस्टर्नी। ये एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का या चैनल्स का या फ्लैटेंड सैक्स का। ठीक है, उन नेटवर्क को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी, जो कि थ्रू आउट साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास थोड़ा डायग्राम आगे पीछे होगी स्टूडेंट्स। ये पिक्चर बेसिकली, ये वाली जो पिक्चर है ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। तो ये देखें, ये जो एक नेटवर्क है ना आपको नज़र आ रहा है, ये चैनल्स हैं, ये सारे चैनल्स हैं। ये जो चैनल्स हैं ना, इसके अंदर ये तमाम चैनल्स मिलकर एक पूरा नेटवर्क बना रहे होते हैं। इन्हीं चैनल्स को जो है वो हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये आपने सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये सारा नेटवर्क फैला होता है, एक्सटेंड हुआ होता है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी फिर 2 टाइप्स होती हैं फर्दर। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये स्मूथ कहलाता है, और ये वाला जो है ये रफ़ कहलाता है।
क्योंकि इसके अंदर इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे से डॉट नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्मूथ नज़र आती है। तो ये डायग्राम बेसिकली गोल्जी ऑपरेटर्स की है, इसको हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गई है। अब इसके दो टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ। उसका हम फंक्शन भी साथ साथ देखते हैं। रफ को देखें, नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके अंदर नेटवर्क होता है फ्लैटेंड सैक्स का, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, ये वाला जो नेटवर्क है पूरा, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो चैनल्स हैं ये पूरा नेटवर्क बना देते हैं। इसकी रफ अपीयरेंस होती है क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स आ रहे होते हैं, छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ये आपको नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो रफ नज़र आ रही होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब वो प्रोटीन तो सिंथेसिस राइबोसोम्स करते हैं, रफ का क्या काम है प्रोटीन सिंथेसिस। असल में ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, यहाँ से देख लें, ये वाली भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर चूँकि काफ़ी सारे अबंडेंट राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ये तो प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम्स का होता है। वो उन प्रोटीन्स को बना के फिर रफ के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका काम भी प्रोटीन सिंथेसिस है, या इन्होंने राइबोसोम्स को कैरी किया होता है, तो उनको स्पेस दी होती है। जो काम फिर राइबोसोम्स कर रहे होते हैं तो इनका भी फिर वही काम कंसिडर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है स्मूथ। इनकी एब्रीविएशन भी याद रखनी है आपने, RER और SER। स्मूथ क्या है, नेटवर्क ट्यूब्यूल्स दैट फॉर्म वेसिकल्स। स्मूथ की थोड़ी अपीयरेंस डिफरेंट है। ये देखें, ये नेटवर्क चैनल्स होते हैं जिनको सिस्टर नहीं कहा जाता है, लेकिन स्मूथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, ये ट्यूब्स बनेंगी, ठीक है। तो इनको हम स्मूथ कहते हैं। क्योंकि इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से इनकी अपीयरेंस स्मूथ होती है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते प्रेजेंट, और ये एब्सेंट होते हैं। और ये वेजिकल बनाते हैं, मतलब ये कि ये एंड पे जो है छोटे छोटे से इस तरह से बबल्स बनाकर, वेजिकल्स बनाकर यहाँ से इसको एग्जिट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है आगे, इस वजह से ये आगे जो है वो उनको भेज रहे होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, स्मूथ के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे लिपिड सिंथेसिस इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स। फंक्शंस स्मूथ के जो है काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जैसे कि लिपिड की सिंथेसिस करना, उसके अंदर स्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं। स्टेरॉइड बेसिकली लिपिड की एक कैटेगरी है, जिसके अंदर हार्मोन्स कुछ आते हैं, उनको बनाने का काम, सिंथेसाइज करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। दूसरा काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना, उनके जो जहरीला इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है, उसको ख़त्म करते हैं। हम फूड खाते हैं तो बाज़ का तो उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें चली जाती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, तो उनके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाने का काम भी इसी का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो ये असल में यूँ होता है कि जैसे ये ग्लाइकोजन है ना, ये ग्लाइकोजन होती है, ठीक है, तो इससे जो है वो ग्लूकोज बनता है। तो असल में ये पॉलीसैकेराइड होती है, ठीक है, तो इससे जो है वो मोनोसैकेराइड बनता है, मोनोसैकेराइड बनता है। तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर होता है, ग्लाइकोजन जो है ये लीवर के अंदर होता है। इट्स मीन्स कि जो लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, उससे उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज जो है वो फिर आगे ब्लड के अंदर जो है वो उसको भेजा जाता है। नेक्स्ट काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन सेल बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। तो ये वेसिकल बनाते हैं, छोटे छोटे से थैले बनाते हैं, और उनके अंदर मटेरियल्स को पैक करके जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। RER एंड SER कंबाइन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है वो दे रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क होता है। तो इस नेटवर्क की वजह से एक सेल की जो है वो शेप भी मेंटेन रहती है, और उसकी मैकेनिकल सपोर्ट भी उसको मिलती है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास गोल्जी अपरेटस। असल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और ये लाइसोसोम, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड टॉपिक हैं।
तो जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है उससे अगला काम जो होता है, जो रह रहा होता है, वो गोल्जी अपरेटस करता है। उसके बाद जो काम अभी बच जाता है वो फिर लाइसोसोम करती हैं। तो ये इस तरह तीनों मिलजुल कर जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो यानी ऑब्जर्व की थी, तो वो अपने नाम से उसने इसको डिस्क्राइब कर दिया था। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह इसके अंदर भी कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। इनके अंदर भी उसी तरह से सैक्स होती हैं, फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, ये इस तरह से ये इनको भी सिस्टर्नी कहा जाता है, लेकिन इनका फंक्शन उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, ये पूरा गोल्जी अपरेटस है या गोल्जी बॉडी कह लें या गोल्जी कम्प्लेक्स कह लें, ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। अब इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। ये सिस फेस जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, और जो ट्रांस फेस होता है ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जब एंड हो रहा है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी साइड पे ये सिस फेस है, और दूसरी जो अपोजिट साइड है वो ट्रांस फेस है। जो मटेरियल्स यहाँ से बनते हैं या यहाँ पे होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। फिर गोल्जी अपरेटस मज़ीद उनको मॉडिफाई करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनकी पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करने के बाद ये देखें छोटे छोटे वेजिकल बना के ना उसको आगे भेज देता है। वो जो फिर छोटे छोटे वेजिकल होते हैं, उन छोटे वेजिकल्स में से कुछ को हम लाइसोसोम्स का नाम भी देते हैं। तो देखें किस तरह से एक दूसरे के साथ ये तीनों टॉपिक्स लिंक कर रहे हैं। अब ये फिर छोटे वेजिकल्स होते हैं वो सेल से बाहर भी जा सकते हैं, सेल के अंदर भी वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। Present in all eukaryotic cells, also known as Golgi complex and Golgi bodies, constantly forming at the end cis phase and breaking up into vesicles at the other end. कॉन्टीन्यूसली जो है वो इधर से वेजिकल आ रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसके साथ इधर अटैच हो रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बबल्स होते हैं, एक बबल जब बुलबुला जिसे हम कहते हैं दूसरे बबल के साथ जब कंबाइन होता है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा बबल बना देते हैं। तो इस तरह छोटे वेजिकल्स जब वहाँ से आ रहे होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं तो वो एक पूरा कंप्लीट वेजिकल जो है ना एक सिस्टर्नी बना देते हैं, लेकिन दूसरे एंड से वही उसी तरह से वेजिकल्स बना के जो है वो निकाले भी जा रहे होते हैं। तो इस तरह से एक तरफ से ये बन रहा होता है और दूसरी तरफ से ये जो है ये ख़त्म भी हो रहा होता है। तो ये कॉन्टीन्यूसली बनता भी रहता है और ख़त्म भी होता रहता है। ओके, डिस्कवरी जो है वो कैमिलो गोल्जी 1998 में इसने की थी। अब इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जैसे स्टोर एंड मॉडिफाई मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड फॉर्म। ये मटेरियल्स को स्टोर भी करता है और मॉडिफाई भी करता है और उनको फिनिश करता है। फिनिश मतलब उनको अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है, जिसे हम कहते हैं ना फिनिशिंग। एक ठीक है, फर्नीचर की फिनिशिंग होती है, रूम की फिनिशिंग होती है, तो ये इनकी प्रॉपर फिनिशिंग करता है, इनकी मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पैकिंग इनटू स्मॉल वेजिकल्स जिनको हम गोल्जी वेजिकल कहते हैं। तो वहाँ से जो मटेरियल आ रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको लेकर उनकी मॉडिफिकेशन करता है, उनकी पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग किस तरह करता है छोटे वेजिकल्स के अंदर। उन वेजिकल्स को हम गोल्जी वेजिकल का नाम देते हैं। उनमें से कुछ वेजिकल जो है वो लाइसोसोम के अंदर टर्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं। उन एंजाइम को कहा जाता है हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स। तो इस वजह से हम उनको लाइसोसोम कहते हैं। अगर वो एंजाइम मौजूद ना हो, सिंपल उसके अंदर पैकेजिंग की जाए, तो फिर हम उसको सिंपली गोल्जी वेजिकल का नाम देंगे या वेजिकल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम की पैकेजिंग की जाएगी तो फिर हम उसे लाइसोसोम का नाम देंगे, जो कि वेस्ट को प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सम रिलीज मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल हेंस कॉल्ड सेक्रेटरी वेजिकल। और कुछ मटेरियल जो है ना, ये देखें यहाँ पे, कुछ मटेरियल्स जो है ना सेल से बाहर जा रहे होते हैं इस तरह से, और वो सेल के बाहर आ जाते हैं छोटा सा वेजिकल बना के, इसलिए हम उनको सेक्रेटरी वेजिकल कहते हैं कि वो सेल से सीक्रेट होके जा रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, पार्सल्स आते हैं और वहाँ से फिर आगे भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर यहाँ से चीज़ें आती हैं, पार्सल आते हैं इस तरफ से, और फिर इधर से उनकी पैकेजिंग सारा कुछ मॉडिफिकेशन करके दूसरे रास्ते से जो है वो उनको भेज दिया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में भी इसी तरह से काम हो रहा होता है। तो ये था गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस के बाद है लाइसोसोम।
लाइसोसोम क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे वेजिकल होते हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइसोसोम्स, अब लाइसोसोम जो है ना ये दो वर्ड से बना है। लाइसो का मतलब होता है ब्रेक, और सोम का मतलब होता है बॉडी, छोटी सी बॉडी, यानी वो छोटी छोटी बॉडीज़ जो स्प्लिट होके आती हैं, टूट के आती हैं, ब्रेक होकर आती हैं गोल्जी बॉडीज़ से, गोल्जी वेजिकल से, गोल्जी कम्प्लेक्स से, तो होते तो गोल्जी वेजिकल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है, सिंगल होती है, और ये सैक लाइक होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। लाइजो मीन्स स्प्लिट एंड सोम मीन्स बॉडी, तो हम इनको स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से जो है वो स्प्लिट हो के आते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखें ये साथ में, ये एक पूरा जैसे हाफ बॉल है ना, पूरा एक बॉल होता है जैसे, उसकी शेप का होता है, ये स्फेरिकल बॉडी होती है, लेकिन इसको कट करके दिखाया गया है। तो इसके अंदर वाला पोर्शन ल्यूमेन कहलाता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे से आपको जो नज़र आ रहे हैं ये एंजाइम्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, और इसकी ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनको कहा जाता है। क्रिस्टन डी ड्यूफ 1950 के अंदर इस साइंटिस्ट ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था। फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब कि गोल्जी अपरेटस से इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनते हैं। गोल्जी अपरेटस विद इन द सेल मेक्स लाइसोसोम्स बाय बडिंग ऑफ। मैं आपको बताया ना, जैसे ये एक गोल्जी अपरेटस है, तो इसका ये जो एंड होता है ना, ये कुछ आगे जब ये ग्रो करता है तो ये इस तरह से एक वेजिकल बनाना शुरू कर देता है ऐसे। तो एट द एंड आपको देखने में मिलेगा कि ये एक पूरा वेजिकल बन जाता है। तो ये बड ऑफ होता है, इससे कट होना शुरू होता है, और एक टाइम होता है कि इससे कट हो जाता है, इसको कहते हैं बड ऑफ। और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड और वेस्ट के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। फंक्शनिंग क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जितनी भी डाइजेशन है, जितने भी मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने का काम है वो लाइसोसोम्स का है। डाइजेस्ट मटेरियल्स टेकन अप बाय सेल फ्रॉम आउटसाइड एज फूड वैक्यूम, चाहे वो सेल के अंदर मौजूद हैं या सेल से बाहर से आ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की ब्रेक डाउन करने का काम, डाइजेशन करने का काम जो है वो लाइसोसोम्स का होता है। एंजाइम्स एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू सिंपल वन। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी जो है वो इनके ऊपर एक्ट करते हैं और उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि सेल के अंदर कोई चीज़ ओल्ड हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो चुका है, अब फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी ब्रेक डाउन दी जाती है, और उसकी ब्रेक डाउन करने में भी लाइसोसोम्स ही हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी, जिसमें सेल अपने लाइसोसोम जो है वो अपने ही सेल के पार्ट्स को, ये ऑर्गेनेलीज को जो है वो डाइजेस्ट कर रहा होता है, इंगल्फ कर रहा होता है। इसको हम ऑटोफेगी का नाम देते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, और फेगी का मतलब होता है ईट। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑटो मीन्स सेल्फ और फेगी मीन्स ईट। तो सेल्फ ईटिंग भी इसको कह सकते हैं, यानी सेल्फ ईटिंग का मतलब है अपने सेल के पार्ट्स को इंगल्फ करना। ये देखें, इंगल्फ एंड डाइजेस्ट अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ ओन सेल। अपने सेल के जो अनवांटेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, उनको ईट कर देते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शंस लाइसोसोम्स के। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो हमें एनर्जी बना कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी डबल लेयर होती है, इनर और आउटर लेयर होती है, ओवल होता है, तकरीबन एग शेप का होता है, ट्यूब्यूलर सा होता है, सिलेंड्रिकल सा होता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर ओवल शेप नहीं होती, मिलता जुलता होता है। जैसे आपने एक देखा होगा, एक टॉफ़ी सी होती है, टॉफ़ी खाई होगी, वो ट्यूब्यूलर भी होती है, ओवल भी होती है, सिलेंड्रिकल शेप भी होती है। तो यूकैरियोट सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। स्ट्रक्चर कैसी है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये बेसिकली एक हेडिंग है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ये आउटर वाली लेयर है, ये लेयर इसकी आउटर लेयर है, ये स्मूथ होती है बिल्कुल। वाइल इनर मेम्ब्रेन हैज़ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। ये देखें, जो इनर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर एक छोटे छोटे से खड्डे होते हैं, ऐसे ग्रूव्स होते हैं। ये देखें, ये ग्रूव्स बने हुए हैं, इन ग्रूव्स को कहा जाता है क्रिस्टी।
तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, फोल्ड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। और ये क्यों है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। उस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो मटेरियल्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर भी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वाटर जो है वो ज़्यादा होता है ताकि वो चीज़ों को होल्ड करके रखे। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। तो इसके अंदर जो है वो अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होती हैं, तो अपना इसके अंदर पूरा इंस्ट्रक्शंस भी हैं, अपनी प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज कर लेता है। इसलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्योंकि ये अपना डीएनए है इसके पास, तो ये खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाता है। इसको जो न्यूक्लियर डीएनए है उससे इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फंक्शंस क्या हैं? सबसे मेजर फंक्शन है इसका एनर्जी बनाना, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। किस प्रोसेस के थ्रू? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो एटीपी जो है वो हमारे पास ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है हमारे पास? एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल, या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। ठीक हो गया। किस प्रोसेस के थ्रू? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। और इसके अंदर मज़ीद अगर हम देखें तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, वो उसके थ्रू जो है वो इसलिए एनर्जी बना रहा होता है। हैव प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि ये राइबोसोम्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एटीपी बना कर देता है, एनर्जी बना कर देता है, और एनर्जी बनाने वाले को पावर कहते हैं। पावर बना कर देता है तो इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी ये कहलाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल एक छोटा सा ऑर्गेनेली है। ये अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर ये छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे, एक से ज़्यादा वैक्यूल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो उनके अंदर एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल एक किस्म का स्टोरेज हाउस होता है, तो ये सेल को जो है वो शेप दे रहा होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, सैक लाइक होता है, टिनी स्टोरेज स्पेस होती है। तो इनके अंदर जो है वो स्टोरेज स्पेस होती है जिसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। ज़्यादातर वाटर ही इसके अंदर स्टोर होता है। उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व मिनरल्स भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जो है वो उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्लांट्स। स्ट्रक्चर कैसी है? इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट। एनिमल सेल में देखें तो छोटे छोटे से बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो छोटे छोटे वो वैक्यूल्स जो है वो मिलकर एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। जैसे हमारे पास छोटे छोटे से बबल्स होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा बबल बना दें तो वो उसको लार्ज वैक्यूल कहते हैं। इट कंटेन लिक्विड सेल सैप। इसके अंदर लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड होता है, उसको हम सेल सैप कहते हैं। सोल्यूशन होता है एक किस्म का, जिसके अंदर मिनरल्स, साल्ट्स, शुगर्स और अमाइनो एसिड जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। मीन्स के सिर्फ वाटर नहीं होता बल्कि उसके अंदर डिज़ोल्व मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं। फंक्शंस देखें। इन एनिमल सेल्स स्टोर फूड एंड सब्सटेंसेस। एनिमल सेल्स के अंदर इसका काम होता है स्टोर करना, किस चीज़ को? फूड और सब्सटेंसेस को स्टोर करना। अदर इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। ठीक है। और फूड को इंजेस्ट करके फूड वैक्यूल भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल जो है वो उसके अंदर फूड स्टोर होती है, उसको इंजेस्ट किया जाता है तो उससे जो है वो फूड वैक्यूल बन जाते हैं। होते तो वो वैक्यूल हैं। अच्छा, वेजिकल और वैक्यूल में क्या फ़र्क है? इसके साइज़ में फ़र्क होता है। तो ये वेजिकल होता है और ये वैक्यूल होता है।
तो इसके साइज़ में फ़र्क होता है, बाकी दोनों का फंक्शन तकरीबन सेम होता है, स्टोरेज करना। लेकिन एक फंक्शन ये भी है, डिफरेंट ही करता है कि जो वैक्यूल होता है ना, ये साइज़ में लार्ज होने के साथ साथ फूड को स्टोर करता है और एक जगह पर रहता है, जबकि वेजिकल जो है वो फूड को स्टोर नहीं करती, वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो मैं यूँ लिख दूँगा कि ये जो हमारे पास वेजिकल है ना, वेजिकल, और जो हमारे पास ये वैक्यूल है, क्योंकि दोनों की शेप सेम है इस वजह से, तो मैं यूँ लिखूँगा वेजिकल जो है ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, जबकि हमारे पास जो हमारे पास ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल ये चीज़ों को स्टोर करेगा। तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस हमें सामने आते हैं। इन प्लांट सेल स्टोर वाटर विच प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर। अभी पीछे हमने प्लांट सेल वॉल के अंदर पढ़ा था, वो जो टर्गर प्रेशर लग रहा होता है ना, जो प्लांट सेल वॉल जिसको बर्दाश्त कर रही होती है, वो टर्गर प्रेशर असल में इस वैक्यूल की वजह से हो रहा होता है। इस वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर हो जाता है, टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, और जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर टर्गर प्रेशर लगता है और वो जो है ना फोर्स लगाता है उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए। कुछ एनिमल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि वो उसके अंदर जो वाटर होता है वो मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस काज करता है, जिसकी वजह से उस जानदार के अंदर, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मूवमेंट भी आती है। और इसके साथ साथ एड्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट। इसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं वाटरी कंटेंट को रेगुलेट करना, कि बाहर कितना वाटर है, अंदर कितना वाटर है, उसको रेगुलेट करना, और एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट को जो है वो रिमूव करना। तो ये काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो वो इस तरह से होता है, जैसे ये देखें हमारे पास ये एक सेल है, इसके अंदर ये छोटा सा वैक्यूल है, तो ये वैक्यूल जो है अपने अंदर वाटर, एक्स्ट्रा वाटर और मटेरियल्स को जो है ना वो लेकर बाहर चला जाएगा ताकि वो उसको रिमूव कर सके। तो ऐसे इस वैक्यूल को जो है वो हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने वैक्यूल तक डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हमारा प्लास्टिड से आगे कंटिन्यू होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।